जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर के बुक से 18 अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जिसका कि आज पार्ट 1 चलेगा। और साथियों, इससे पहले हम 7 अगस्त और 11 अगस्त के पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस बुक की बात करें, इसमें टोटल 33 सेट्स दिया हुआ है। तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट कीजिए, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर डी गया में? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो नेपाल के पास लुम्बिनी नामक एक गांव है, वहीं पर हुआ था सिद्धार्थ के रूप में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नेपाल में। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा। और भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। आगे देखिए क्वेश्चन दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा रावी नदी। राखलदास बनर्जी की बात करें तो इसने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए। आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी मिला है। तो अगर आपसे पूछे कविराज की उपाधि किसे दिया गया है? समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन की बात करें तो इसके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग की एक पुस्तक है सी यू की। तो अगर आपसे पूछे सी यू की किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना किया है। तो अगर आपसे पूछे हर्षचरित की रचना किसने किया है? तो बाणभट्ट ने किया है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 किसके बराबर है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको 2025 में बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और जमकर तैयारी कीजिए। और इसके लिए आपका बिहार पुलिस 2025 का बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें आज से आपका ज्योग्राफी का नया क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जिसने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी बैच को कैसे ज्वाइन करना है तो क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे कि बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी आप लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है, गुना नहीं करना है। तो 796 गुना 796 हम लोग लिख सकते हैं 796 का स्क्वायर, फिर माइनस 204 गुना 204 को लिख सकते हैं 204 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए पूरा ए, इसको मान लीजिए पूरा बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 796 प्लस 204 इंटू 796 माइनस 204। अब 796 में 204 को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 9 1 10, यानी कि 1000 हो जाएगा आपका। और गुना यहाँ पर 796 में 204 को माइनस करेंगे तो 6 में 4 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 5। अब 592 गुना 1000 करेंगे तो 592 पे 000, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी प्रकार से मैथ के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है। आगे देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। टिहरी बांध ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर बना है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक टिहरी गढ़वाल जिला है, वहीं पर यह बांध बना हुआ है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए। और आज से आपका जो ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हुआ है शाम 7:30 बजे, बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ में। सभी क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, बिहार पुलिस का पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस बैच में, ठीक है। स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। तो रोहन बोपन्ना जो है ये संबंधित है टेनिस से, टेनिस के खिलाड़ी है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुके हैं क्लास में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है। आंसर है मुंबई, ये भारत की वित्तीय राजधानी है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में होती है। और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुआ था। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। पूछा जाता है एग्जाम में, वाटरलू का युद्ध। मृत कोशिका की खोज किसने किया था। तो मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब किया था, 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका की खोज पूछे तो किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो देखिए साथियों, वंदे मातरम हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गीत है। और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर वंदे मातरम को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये सर्वप्रथम किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, तो आनंद मठ उपन्यास, ठीक है। आनंद
मठ एक उपन्यास है, इसी में सबसे पहले वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये प्रकाशित हुआ था। और आनंद मठ की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है आनंद मठ, जो कि 1882 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। और शायद कल रात 8 बजे की क्लास में हमने क्वेश्चन बताया था अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। अलमाटी बांध, वहाँ पर गलती से हमने नर्मदा बोल दिया था, हालांकि उस क्वेश्चन को अब हटा दिए हैं। तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, नर्मदा नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। कल हमने गलती से आपको बता दिया था नर्मदा। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1839 में स्थापित हुआ था तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। फिर 1859 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा को समाप्त कर दिया था और इसे ब्रह्म समाज में मिला दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अच्छा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था पूछा जाता है? तो मूल शंकर, मूल शंकर ये बचपन का नाम था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध ये सभी कृष्णा नदी पर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कृष्णा नदी पर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा पूछे गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा पूछे कावेरी। और कावेरी नदी पर एक कौन सा बांध? मैत्तूर बांध पूछा जाता है। मैत्तूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले 7 था लेकिन अब कितना है? 6 है। कौन कौन सा है? तो पहला है समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 तक में आता है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत में आता है। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार है और बलात्श्रम यानी कि किसी से बलपूर्वक काम नहीं करा सकते, ये 23 में है। और 24 में क्या है? बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं, ये आर्टिकल 24 में है। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक में आता है। पांचवा कौन सा है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है 29-30 में, 29 और 30 में, ठीक है। फिर आपका संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, ये था लेकिन अब इसे हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे अब बना दिया गया है कानूनी अधिकार, तो ये हटा दिया गया है। तो छठा बचता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? तो ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में।
ठीक है। पॉलिटी में टोटल आपका 20 क्लास कंप्लीट हो चुका है फुल डिस्कशन के साथ में। जिसका भी क्लास छूटा हुआ है इसी बैच में मिल जाएगा। आप लोग नंबर पर मैसेज कीजिए, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, जो भी चीज़ आपका छूटा हुआ है सब मिल जाएगा। तो ये 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, 280 में क्या है वित्त आयोग। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो रोम जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वायु क्या है? चलिए बताइए वायु क्या है? तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। ठीक है, क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? और बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, साथ में जो स्पेशल बिहार है उसका भी क्लास स्टार्ट होगा, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, अभी समय है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। तो आर्टिकल 343 में है संघ और राज्यों के बीच, आर्टिकल 343 में क्या है? तो इसमें बताया गया संघ की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए संघ की राजभाषा दिया हुआ है, यानी कि इसके अनुसार संघ की जो आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये बताया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो देखिए टोटल कितना था पहले 552 में जो 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। तो कितना है 550 में जो इलेक्शन होता है वो कितना पर होता है? तो 550 में देखिए जो 530 सदस्य है वो राज्यों का प्रतिनिधि करता है और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 है। कितना है? 543। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? और देखिए 543 की बात करें तो 543 में से जो 524 सदस्य हैं वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और 19 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। तो 524 राज्यों से और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से। तो SEZ इसका हिंदी में मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो 2005 के अधिनियम में ये पारित हुआ था और ये अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और गंगा डॉल्फिन जो है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 2010 में। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। बाकी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस अभी हमने आपको बताया 5 जून को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ठीक है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक है? तो देखिए 20 हर्ट्ज से जो भी तरंगे नीचे का है, 20 हर्ट्ज से जो भी तरंगे नीचे का है उसको बोला जाता है इंफ्रासाउंड। क्या बोला जाता है? इंफ्रासाउंड। यहाँ पर लिख देते हैं इंफ्रासाउंड, और इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इंफ्रासाउंड को हिंदी में कहते हैं अवश्रव्य। क्या कहते हैं? अवश्रव्य। इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद आता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इस रेंज की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि या फिर ऑडिबल साउंड, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। फिर आता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। यह है आपका क्या? ये आपका 20,000 से जो ऊपर है इसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड, जो कि यहाँ पर पूछा गया है।
हिंदी में कहते हैं इसको प्राश्रव्य। तो हम लोग ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, हम लोग जो सुन सकते हैं इसी के रेंज में सुन सकते हैं। तो 20,000 से जो ऊपर होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं और इसका उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने और जल के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए होता है सोनार के रूप में। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है। 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन भारतीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। 110 में क्या है? धन विधेयक है। 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कई बार बता चुके हैं, 25 उच्च न्यायालय है। आगे देखिए, विटामिन की खोज किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसिमिर फंक ने विटामिन का पता लगाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है तो उसका गुणनफल क्या होगा? यानी कि दो संख्याओं का योग x + y कितना है? 14 है, अंतर कितना है? x - y 10 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके x y का मान निकाल लीजिए, ये कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 14 24। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 24 12, यानी x का मान 12 हो गया। अब x बराबर 12 के मान को फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा आपका 12 + y बराबर 14। y बराबर कितना हो जाएगा? 14 - 12, y बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी x का मान 12, y का मान 2। तो क्या बोल रहा है, उसका गुणनफल क्या होगा? तो 12 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 24। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और जब आपका मैथ क्लास स्टार्ट करेंगे रात 8 बजे की क्लास में, वहाँ पर डिटेल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Na2CO3 दिया हुआ है, ये भी इसका आंसर है। और खाने वाला सोडा का, जिसको बोलते हैं NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है। बाकी ये NaCl साधारण नमक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी संगमरमर का सूत्र है CaCO3। चलिए फिर से मैथ का क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी हम लोग ट्रेन की लंबाई को मानेंगे, तो सबसे पहले ट्रेन की चाल निकालते हैं। तो ट्रेन की चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति क्या है? घंटा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और इसके लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। तो 30 में अगर हम 5/18 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? तो आपको इसको कटाना है, तो ये 2 से 9 और ये 2 से आपका 15, यानी 75/9। 75/9 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये ट्रेन की चाल है। अब ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो हमको निकालना समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, चाल कितना निकला? 75/9। ठीक है, 75/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 100 गुना क्या हो जाएगा? 9/75। 25 चौक 100, 25 या 75, 9 चौक 36, 36/3 यानी कि 12। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 सेकंड समय लगेगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? देखिए, जिसको भी बेसिक मैथ आता है वो आराम से क्वेश्चन समझ गए होंगे, और जिसको नहीं आता है आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, तो हिमालय जो है ये वलित यानी कि मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका
सही है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था और जॉन गोस्ट्रिन ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो कई बार बता चुके हैं, 42वां संशोधन 1976 के तहत। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो 78.6% है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 20 और 21 है। तो यहाँ पर देखिए 21 दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो यह वैशाली जिला में है। कहाँ पर है? वैशाली जिला में। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? देखिए सुंदरवन जो विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है, यहाँ पर बाघों का आवास भी है और ये पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर मैंग्रोव वन भी पाया जाता है सुंदरवन, और ये बंगाल की खाड़ी में है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ था 1919 में। आगे देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सरयू नदी के किनारे। आगरा पूछे यमुना, दिल्ली भी यमुना। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है सुदर्शन झील। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कई बार बता चुके, ये सब क्वेश्चन आसान है। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। अब जिनको बैच के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक करके इस बैच को ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो पेमेंट करने में तो इस पर मैसेज कीजिए। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा, डेली क्लास मिल जाएगा, उस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा आंसर के साथ में, सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में, उसका पीडीएफ और उसका नोट्स दोनों आपको मिल जाएगा। छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है, ये भी आपको मिलेगा। बूस्टर नोट्स में वही आपको मिलेगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं हम। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, साथ में स्पेशल बिहार का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारा चीज़ है, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो फिलहाल मात्र 139 में अभी आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ले रखा है, तो आप लोग पीछे मत रहिए।